वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में पीपीएससी 2015 में जो फिजिक्स का टेस्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक। ऑप्शन 1 इज 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। अगर स्केलर होता है तो स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए रैंक 0। Question number 2 is, if A, B is equal to 0, then option 1 not commute, option 2 commute, option 3 anti commute, option 4 none। अगर तो A और डॉट का कम्यूटेटर लें और वो 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो कम्यूट करते हैं और हम लोग इसे साइमल्टेनियसली मेयर कर सकते हैं। और अगर कम्यूटेटर ऑफ A, B इज नॉट इक्वल टू 0 होता तो आंसर होना था नॉट कम्यूट। क्वेश्चन 3, पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन 2 टेंसर इक्वेशन, ऑप्शन 3 लैप्लेस इक्वेशन, ऑप्शन 4 इक्वेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ होती है और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक में भी यूज़ होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को, और क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक में यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करती है। क्वेश्चन 4, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ। ऑप्शन 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन 2 लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन 3 लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन 4 नॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इन्होंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पूछा होता तो ये ओबे करना था लॉ ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन 5, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रेंज ऑफ फाई इज। ऑप्शन 1 0 to π/2, ऑप्शन 2 0 to π, ऑप्शन 3 0 to 2π, ऑप्शन 4 π/2 to π। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 to 2π। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई आई हैट प्लस साइन थीटा साइन फाई जे हैट प्लस आर कोस थीटा के हैट। जो आर है उसकी रेंज होती है ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 to इन्फिनिटी। जो थीटा होता है उसकी रेंज होती है 0 to π, और जो फाई होता है उसकी रेंज होती है 0 to 2π। तो करेक्ट ऑप्शन है 0 to 2π। क्वेश्चन 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंसर ऑफ रैंक। ऑप्शन 1 3rd, ऑप्शन 2 2nd, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 5th। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टेंसर है रैंक 2 का। इसी तरह
जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी टेंसर है रैंक 2 का। क्वेश्चन 7, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑप्शन 1 20 and 30, ऑप्शन 2 60 and 30, ऑप्शन 3 25 30, ऑप्शन 4 20 and 45। तो अगर हम लोगों ने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखना है कि किस एंगल में सेम है, तो हम लोगों ने 45 को रेफरेंस ले लेना है। फिर हम लोगों ने जितना हम लोगों ने ऐड करना है उतना ही हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। फर्ज करते हैं कि हम लोग 45 में जो 45 है उसमें 10 ऐड करते हैं, 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 माइनस करते हैं तो 35 बनता है, और अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 55 बनता है। मतलब इन दो एंगल में भी सेम आती है। इसी तरह अगर हम लोग 45 में -15 करते हैं और ऐड भी 15 करते हैं तो ये बनता है 30 और 60। तो 30 और 60 पे जो रेंज है वो सेम आएगी। क्वेश्चन 8, वर्क डन बाय कंपाउंड पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन 3 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन 4 इक्वल टू टोटल एनर्जी। जितनी भी पेंडुलम्स है, चाहे सिंपल पेंडुलम हो, कंपाउंड पेंडुलम हो, वो वन ऑसिलेशन में जो वर्क करेगी वो हमेशा 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है 0। क्वेश्चन 9, अ मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील वेटलेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज इक्वल टू ऑप्शन 1 0 एट पोल, ऑप्शन 2 इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन 3 बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, ऑप्शन 4 नन। जो मैन है इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट में वो वेटलेसनेस तब फील करेगा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, तो तब वो अपने आप को वेटलेस फील करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन 10, component of vector p along y-axis is p/2. Angle made by horizontal component is option 1 60, option 2 30, option 3 45, option 4 50। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एंगल कर में बना रहा है वो वाई एक्सिस के साथ, लेकिन हम लोग जो पढ़ते होते हैं वो एंगल बना रहा होता है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बनता होता था पी एक्स इज इक्वल टू पी कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बनता था पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे वो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी कोस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बन जाएगा पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी अलोंग वाई एक्सिस है वो हमारे पास है p/2। तो यहाँ पे पुट करते हैं p/2 इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो p कैंसिल हो गया और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। और अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 30। तो करेक्ट ऑप्शन है 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। हमें पता है जो वेक्टर p है उसका रिजल्टेंट है
स्क्वायर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन में हमें वाई कंपोनेंट पता है कि वो है पी बाई टू, तो ये बन गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर ओवर 4 और पी एक्स बन जाता है स्क्वायर रूट 3p बाई 2। और यहाँ पे हम लोगों ने एंगल निकालना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट का, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू पी कोस थीटा, और पी एक्स हमारा आया है स्क्वायर रूट 3p बाई 2 इज इक्वल टू पी कोस थीटा। P and P cancel out, so theta is equal to cos inverse under root 3 by 2 which is equal to 30 degree. Question 11. ERG stand for option 1 electroradiography, option 2 energy radiography, option 3 electric retinography, option 4 none। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी, क्योंकि ये हम लोग यूज़ करते हैं आइज के लिए। क्वेश्चन 12. इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव बाय ऑप्शन 1 इंटरफेरेंस, ऑप्शन 2 पोलराइजेशन, ऑप्शन 3 डिफ्रैक्शन, ऑप्शन 4 एनी ऑफ दम। तो करेक्ट ऑप्शन है पोलराइजेशन। क्वेश्चन 13. Which of following represent the following traveling wave solution? Option 1 A cos omega t plus y, option 2 B cos omega t minus kx, option 3 A sin omega t plus y, option 4 A sin omega t plus kx। तो फर्स्ट सबसे पहले तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों में से जो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 है उन दोनों में से कोई एक बन सकता है। अगर तो वेव ट्रैवल कर रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि 2 और 4 में से कोई एक करेक्ट है, तो हम कह देते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 14. विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड? ऑप्शन 1 साउंड, ऑप्शन 2 एक्सरे, ऑप्शन 3 रेडियो वेव्स, ऑप्शन 4 यूवी रेज। तो करेक्ट ऑप्शन है साउंड वेव, क्योंकि जो ऑप्शन 2, 3 और 4 है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइज्ड हो सकती है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती। ऑप्शन 15 AC करंट इज कन्वर्टेड टू DC बाय ऑप्शन 1 ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 2 रेक्टिफायर, ऑप्शन 3 मोटर, ऑप्शन 4 डायनामो। तो करेक्ट ऑप्शन है रेक्टिफायर। अगर DC से AC की तरफ आना हो we use inverter। Question 16. At resonance, value of power factor in RLC is option 1 0, option 2 1/2, option 3 1, option 4 infinite। जो पावर फैक्टर है वो है R इज इक्वल टू Z cos थीटा, और रेजोनेंस पे जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो सारी रेजिस्टिव हो जाती है। तो ये बन गया R इज इक्वल टू R कोस थीटा, R कैंसल, सो कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो 1 के बराबर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन 17. 2 पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन 1 रिपेल ईच अदर, ऑप्शन 2 अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन 3 नॉट अट्रैक्ट, ऑप्शन 4 गेट
रोटेटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो दो पैरेलल वायर है वो करंट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रिपेल करेंगी। और अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट होता तो वो अट्रैक्ट करना था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पीएससी में आता है। Question 18. If the distance between the charge is double, the force become option 1 1/4, option 2 4, option 3 2, option 4 1। तो हमें पता है कि जो कूलम फोर्स है वो इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर है वो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डबल हुआ है, तो ये बन गया के Q1 Q2 ओवर 4 आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4 एफ। तो जहाँ पे जो फोर्स है वो 1/4 बन जाएगी डिस्टेंस डबल करने से। क्वेश्चन 19. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सीलेट। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन, ऑप्शन 4 अल्फा पार्टिकल। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो उन चार पार्टिकल को एक्सीलेट नहीं करेगी जिस पे चार्ज नहीं होगा। अल्फा पे भी चार्ज है +2, प्रोटॉन पे भी चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है -1, लेकिन न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज है 0, तो वो इसको एक्सीलेट नहीं करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन। इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी है, रेडियो वेव्स है, विजिबल है, एक्सरे है, यूवी रेज है, इन सब को भी नहीं, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सीलेट नहीं कर सकती। क्वेश्चन 20. पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्सरे कैन बी इंक्रीज बाय। ऑप्शन 1 इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऑप्शन 2 डिक्रीज इन वेलोसिटी, ऑप्शन 3 इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ऑप्शन 4 डिक्रीज इन इंटेंसिटी। बेसिकली जो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर है वो हम लोग एनर्जी से, फ्रीक्वेंसी से या वोल्टेज इन चीज़ों से इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बनता है इंक्रीज इन इंटेंसिटी। क्वेश्चन 21. Some amount of heat is given to gas under isothermal condition. Result in option 1 doing some work, option 2 increase temperature, option 3 doing work and rise temperature, option 4 increase in internal energy। जो हमारे पास थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है वो है Q एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा U, जो कि इंटरनल एनर्जी है प्लस वर्क। जो आइसोथर्मल है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं, तो इस वजह से जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू W। तो जो आइसोथर्मल है वो सिर्फ सम वर्क करेगा। करेक्ट ऑप्शन है डूइंग सम वर्क, क्योंकि ना तो वो राइज इन टेम्परेचर करेगा ना ही वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन 22. Z कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस P इज। जो R क्रॉस P है वो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो Z कंपोनेंट है वो होगा तो ऑप्शन 1 है XPZ माइनस YPX, ऑप्शन 2 इज ZPX प्लस YPZ, ऑप्शन 3 इज XPY माइनस YPX, ऑप्शन 4 XPY माइनस YPZ। तो करेक्ट ऑप्शन है XPY माइनस YPX। क्वेश्चन 22. हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल इज। ऑप्शन 1 फिटोन, ऑप्शन 2 लेप्टॉन, ऑप्शन 3 मिजोन, ऑप्शन 4 बैरियंस। जो फिटोन है वो मेडिएटर्स है, और उनका बेसिकली जो फिटोन है उनका कोई मास नहीं होता। जो लेप्टॉन्स हैं वो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका जो मास है वो बहुत कम होता है। जो मिजोन्स हैं इनका लेप्टॉन से तो ज़्यादा होता है, लेकिन बैरियन से इनका जो मास होता है वो कम होता है।
लेकिन जो बैरियंस हैं उन वो सबसे हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, क्योंकि इनका मास है वो ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 24, quantum number which is not involved in describing the orbit of atomic electron is option 1 n, principal quantum number, option 2 is m, magnetic quantum number, option 3 l, azimuthal quantum number, option 4 s which is spin quantum number। तो करेक्ट ऑप्शन है s। क्वेश्चन 25, annihilation energy relative to binding energy of nucleus is option 1 greater, option 2 same, option 3 smaller, option 4 both smaller, sometimes smaller and sometimes greater। तो करेक्ट ऑप्शन है जो annihilation एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा कम होती है। क्वेश्चन 26, microscopic coordinate does not involve special observation about option A structure, option 2 radiation, option 3 field। तो ऑप्शन है 1 ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन 2 बी इज ट्रू, ऑप्शन 3 सी इज ट्रू, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ ट्रू। जो माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट है वो होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो ये किसी के अबाउट भी अजम्पशन नहीं है इनकी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। Question 27, if two systems A and B are in thermal equilibrium with system C, then dash is not in equilibrium। option 1 A and B, option 2 C and B, option 3 A and C, option 4 none। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बनता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक अगर सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो सी जो है वो ए के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, बी के साथ भी होगा, और ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है नन। ये सारे थर्मल इक्विलिब्रियम में बनते हैं। क्वेश्चन 28, following is the intensive coordinate of thermodynamic system is in equilibrium state। option 1 volume, option 2 pressure, option 3 charge, option 4 polarization। तो क्वेश्चन ही थर्मोडायनामिक के मुताल्लिक है। तो ये जो पोलराइजेशन है और चार्ज है इन दोनों का थर्मोडायनामिक से कोई तल्लक नहीं है, तो ये इग्नोर हो गए। तो बनते हैं पीछे दो ऑप्शन, वॉल्यूम और प्रेशर। यहाँ से वो पूछ रहे हैं इंटेंसिव कोऑर्डिनेट। जो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट है वो होते हैं जो डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो इसमें आता है प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर। जो एक्सटेंसिव होते हैं वो मास पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, जो एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट है वो मास पे डिपेंड करते हैं। इसमें आता है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे वो एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट का पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन है प्रेशर। क्वेश्चन 29, द टाइप ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक। ऑप्शन है हाइड्रोस्टेटिक वर्क, ऑप्शन 2 एक्सटर्नल वर्क, ऑप्शन 3 इंटरनल वर्क, ऑप्शन 4 adiabatic वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरनल वर्क। क्वेश्चन 30, इन थर्मोडायनामिक वर्क डन बाय द सिस्टम इज। ऑप्शन 1 पॉजिटिव, ऑप्शन 2 नेगेटिव, ऑप्शन 3 0, ऑप्शन 4 नन। जो वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो वर्क को इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे वर्क जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा होता तो वो नेगेटिव बनना था। क्वेश्चन 31, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज।
ऑप्शन 1 जॉल पर केजी पर केल्विन, ऑप्शन 2 जॉल पर केजी, ऑप्शन 3 जॉल पर केल्विन, ऑप्शन 4 जॉल केजी पर केल्विन। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, और यहाँ पे जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। जो Q है उसका यूनिट होता है जॉल, और जो मैस है उसका यूनिट है kg, और जो टेम्परेचर है उसका यूनिट है केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन है जॉल पर kg पर केल्विन। क्वेश्चन 32 all natural processes are option 1 reversible, option 2 irreversible, option 3 cyclic, option 4 non dissipate। तो करेक्ट ऑप्शन है irreversible। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो irreversible है। क्वेश्चन 33 when horse pull a wagon the force that cause the horse to move forward is force। option 1 he exert on wagon, option 2 wagon exert on him, ऑप्शन 3 ही exert on ground, ऑप्शन 4 ground exert on him। तो करेक्ट ऑप्शन है ground exert on him। क्वेश्चन 34 मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स हुज वेक्टर सम आर 0। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। जो अनइक्वल फोर्सेस होगी जिसका जो सम होगा वो 0 होगा, वो है 3। अगर वो इक्वल पूछ रहा होता तो उनका जो वेक्टर सम है वो 0 तब बनना था जब वो 2 हो। क्वेश्चन 35 a force of 3 Newton and 4 Newton are perpendicular, the resultant is option 1 1 Newton, option 2 5 Newton, option 3 7 Newton, option 12 ऑप्शन 4 12 न्यूटन। तो रिजल्टेंट होता है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R एक्स स्क्वायर प्लस R वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो है 3 न्यूटन और जो y कंपोनेंट है वो है 4 न्यूटन। तो ये बन गया R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5। तो करेक्ट ऑप्शन है 5 न्यूटन। Question 36 a body is in equilibrium may not have option 1 velocity, option 2 acceleration, option 3 kinetic energy, option 4 momentum। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसके पास एक्सीलरेशन 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है एक्सीलरेशन। अगर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो कोर्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है 1/2 mv²। तो उसके पास अगर वेलोसिटी है तो कोर्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और जो मोमेंटम है वो होता है p = mv। अगर उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ऑफकोर्स उसके पास मोमेंटम भी होगा, सिर्फ उसके पास एक्सीलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो फोर्स इज इक्वल टू ma, तो उसके पास फोर्स भी नहीं होगी। क्वेश्चन 37 in order to cause moving body to pursue a circular path, it is necessary to apply option 1 internal force, option 2 gravitational force, option 3 centrifugal force, option 4 is centripetal force। तो करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में लेकर जाती है। क्वेश्चन 38 अ होल इज ड्रिल्ड थ्रू अर्थ along the diameter and stone dropped into it. When the stone reach at the center of earth it has option 1 mass, option 2 acceleration, option 3 potential energy, option 4 weight। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, मतलब ये कि एक्सीलेशन वहाँ पे ज़ीरो है। अगर ग्रेविटी वहाँ पे ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh तो वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि
जी ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है। वेट जो कि बेसिकली फोर्स है वो इज इक्वल टू ma है। तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ही नहीं होगी। अगर फोर्स नहीं है तो वेट भी नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ उसके पास मैस होगा। क्वेश्चन 39 रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन इज ऑप्शन 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन 2 एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन 3 टॉर्क, ऑप्शन 4 वेट। तो करेक्ट ऑप्शन है टॉर्क। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है रोटेशनल एनालॉग ऑफ मैस। क्वेश्चन 40 according to Hooke's law, a force needed to elongate elastic body by amount S is proportional to option 1 S, option 2 1 over S, option 3 S square, option 4 1 over S square। जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू हुक लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, एक्स डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली एलोंगेट। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एस के। तो करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन 41 आर शेयरिंग स्ट्रेस दैट एक्ट ऑन द बॉडी अफेक्ट इट्स ऑप्शन 1 लेंथ, ऑप्शन 2 वॉल्यूम, ऑप्शन 3 शेप, ऑप्शन 4 विड्थ। तो करेक्ट ऑप्शन है जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो उसकी शेप को इफेक्ट करेगा। Question 42 in simple harmonic motion there is a constant ratio between displacement and option 1 velocity, option 2 acceleration, option 3 period, option 4 mass। जो एक्सीलेशन है वो होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा एक कॉन्स्टेंट है तो जो a है वो प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स और x है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो कांस्टेंट रेशियो है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। क्वेश्चन 43 वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑप्शन 1 मास, ऑप्शन 2 एम्पलीट्यूड, ऑप्शन 3 वेवलेंथ, ऑप्शन 4 एनर्जी। तो जो वेव है वो ट्रांसमिट करती है एनर्जी एंड मोमेंटम। Question 44 which of following property is independent of other is option 1 amplitude, option 2 velocity, option 3 wavelength, option 4 frequency। जो स्पीड है जब वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। जो इंडिपेंडेंट है वो है एम्पलीट्यूड। करेक्ट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन 45 The sound wave go from air to water. The quantity that remain unchanged is option 1 speed, option 2 frequency, option 3 wavelength, option 4 amplitude। तो करेक्ट ऑप्शन है frequency। Question 46 two block of lead, one twice as heavier as other, both at temperature 50 degree, रेशियो ऑफ हीट कंटैक्ट ऑफ हैवियर टू लाइटेस्ट वन इज। तो हमें पता है एनर्जी हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। जो सी है वो कॉन्स्टेंट्स है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी टेम्परेचर, एम मास। तो डेल्टा टी दोनों जो ब्लॉक्स है वो है 50 डिग्री पे, और जो सी है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है लिड की। तो लिड दोनों लिड के बने हुए ब्लॉक्स हैं तो वो भी सेम होगी। तो सिर्फ जो हीट कंटैक्ट है वो सिर्फ मास पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम लोग कह देते हैं कि जो हैवियर है एनर्जी है वो मैस ऑफ हैवियर, और जो रेशियो ऑफ जो हमारे पास है लाइटेस्ट मास उसकी एनर्जी है लाइटेस्ट मास के प्रोपोर्शनल। तो जो मास हैवियर का है वो है 2, जो दूसरे का है वो है 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर रहता है 2। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। क्वेश्चन 47 हीट इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑप्शन 1 एनर्जी, ऑप्शन 2 टेम्परेचर, ऑप्शन 3 मोमेंटम, ऑप्शन 4 फ्रिक्शन। करेक्ट ऑप्शन है टेम्परेचर।
Question 48. Sublimation refer to. Option 1. Vaporization of solid without first become liquid. Option 2. Melting of solid. Option 3. Vaporization of liquid. Option 3. Condensation of gas into liquid. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, वेपराइजेशन ऑफ सॉलिड विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड। और जो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड है उसको हम कहते हैं फ्यूजन, और वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड को वेपराइजेशन, और कंडेंसेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्वेश्चन 49. अंडर कंडीशन corresponding to triple point substance is option 1 in solid state, option 2 in liquid state, option 3 in gas state, option 4 all of these। जो ट्रिपल पॉइंट है वहाँ पे जो लिक्विड है, गैसेज है या सॉलिड है, वो तीनों आपस में कोएग्जिस्ट कर रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 50. Ratio of heat dissipated in some process and the heat that appear as the result is option 1 triple point, option 2 specific heat, option 3 enthalpy, option 4 mechanical equivalent of heat। तो करेक्ट ऑप्शन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्वेश्चन 51. The smallest subdivision of compound that exhibit its characteristic property is called option 1 molecules, option 2 element, option 3 atom, option 4 particle। तो करेक्ट ऑप्शन है molecules। Question 52. The energy of molecular motion appear in the form of option 1 friction, option 2 temperature, option 3 heat, option 4 potential energy। Correct option is temperature। Question 53. Physics underlying operation of refrigerator is closely related to. Question 53. Question 53. Physics underlying operation of refrigerator most closely resemble physics underlying option 1 heat engine, option 2 melting of ice, option 3 freezing of water, option 4 evaporation of water। करेक्ट ऑप्शन है हीट इंजन, क्योंकि जो हीट इंजन और जो रेफ्रिजरेटर है उन दोनों में जो फिजिक्स यूज होती है वो सेम है। क्वेश्चन 54. The law govern that force between the electric charge bear name option 1 न्यूटन, option 2 एम्पियर, option 3 कूलम, option 4 बर्नौली। जो चार्जेस के दरमियान फोर्स है F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो ये है कूलम फोर्स, और जो मासेस के दरमियान है वो है न्यूटन फोर्स। क्वेश्चन 55. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन 1 चार्ज, ऑप्शन 2 एनर्जी, ऑप्शन 3 मोमेंटम, ऑप्शन 4 पोटेंशियल डिफरेंस। जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19 जॉल। तो जॉल यूनिट है एनर्जी का, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी यूनिट है एनर्जी का। क्वेश्चन 56. अ सर्टन वायर हैज रेजिस्टेंस आर, another resistance of another wire identical to first except for having twice its diameter। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो दो वायर्स है, एक वायर की रेजिस्टेंस है R, जो वायर 2 है उसका जो डायामीटर है वो है 2 टाइम ऑफ डायमीटर ऑफ वायर 1। तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया। जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, और रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4। जो वायर 1 है उसकी रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर पाई D1 स्क्वायर ओवर 4। जो वायर 2 है
उसकी रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर पाई d2 स्क्वायर ओवर 4। जो वायर 2 है उसका डायमीटर है ट्वाइस ऑफ d1, तो ये बन गया 1/4 रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर पाई d1 स्क्वायर ओवर 4। तो इतनी जो टर्म है ये बराबर है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 के। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2 इज इक्वल टू R/4। तो करेक्ट ऑप्शन है R/4। क्वेश्चन 57, separation between the plate of parallel plate capacitor whose original capacitance was same is double, now its capacitance become। तो हमें पता है जो कैपेसिटेंस है वो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ओवर डिस्टेंस। अब जो डी है वो सेपरेशन है, अब सेपरेशन डबल हो गई है तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट ए ओवर 2d। तो इससे जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है C/2। क्वेश्चन 58, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज कैपेसिटर डिपेंड अपॉन ऑप्शन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ऑप्शन 2 कैपेसिटेंस ओनली, ऑप्शन 3 अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन 4 प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। जो कैपेसिटर है उसको जो चार्ज करने के लिए जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है, वो होता है RC। तो मतलब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। Question 59, a current is flowing north along the power line. The direction of magnetic field above it. Neglect the earth field is option 1 north, option 2 south, option 3 east, option 4 west। तो करेक्ट ऑप्शन है ईस्ट। Question 60, when diamagnetic substance is inserted in the current carrying coil, the magnetic field is option 1 decrease, option 2 increase, option 3 unchanged, option 4 first increase then decrease। जो डायमैग्नेटिक है वो जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उससे उसकी मैग्नेटिक जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज। Question 61, time required for charged particle to make complete revolution in the magnetic field does not depend upon option 1 mass, option 2 charge, option 3 magnetic field, option 4 energy। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर है सेंटीमीटर फोर्स के। QVB इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है वो आ जाती है QBR ओवर m। तो हमें पता है S इज इक्वल टू VT। कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो जो डिस्टेंस है वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2πr इज इक्वल टू VT। जो टाइम पीरियड है वो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr ओवर V विच इज इक्वल टू 2πr ओवर जो वेलोसिटी है उसकी ये वैल्यू पुट करनी है QBR ओवर m विच इज इक्वल टू 2πm ओवर QB। अगर देखा जाए जो टाइम है वो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है और मास पे भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी। क्वेश्चन 62, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेनेवर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मूव अक्रॉस इट इज रेफर एज ऑप्शन 1 एम्पेयर लॉ, ऑप्शन 2 ओहम लॉ, ऑप्शन 3 फैराडे लॉ, ऑप्शन 4 लेंस लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन है फैराडे लॉ, क्योंकि फैराडे लॉ इज इक्वल टू माइनस n नंबर ऑफ लूप मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज इक्वल टू माइनस n रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic field with respect to
time and multiply by area. Question 63. Lenz's law is the sequence of law of conservation of option 1 energy, option 2 charge, option 3 momentum, option 4 line of force. Correct option is energy. Question 64. Our dynamo is often said to generate electricity. It actually acts as a source of option 1 EMF, option 2 charge, option 3 energy, option 4 magnetic field. Correct option है EMF. Question 65. Time required for the current to be established in the circuit depend upon option 1 inductance and resistance, option 2 applied voltage, option 3 inductance only, option 4 करंट. करेक्ट ऑप्शन है इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि जो टाइम है वो डिपेंड करता है L ओवर R. L है इंडक्टेंस, R है रेजिस्टेंस, या वो डिपेंड करता है RC पे, या डिपेंड करता है स्क्वायर रूट LC. C is the capacitance. Question 66. Which of following is not electromagnetic wave in nature? Option 1 infrared rays, option 2 ultraviolet rays, option 3 gamma rays, option 4 beta rays. Correct option है beta rays, क्योंकि जो फर्स्ट 3 है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. Question 67. Beats are the result of option 1 diffraction, option 2 constructive interference, option 3 destructive interference, option 4 constructive and destructive interference. Correct option है constructive and destructive interference. Question 68. Longitudinal wave do not exhibit option 1 reflection, option 2 interference, option 3 diffraction, option 4 polarization. Correct option है polarization. Question 69. A crucial experiment that led to the theory of relativity was performed by option 1 Albert Einstein, option 2 Michelson and Morley, option 3 Samuel Ether. तो करेक्ट ऑप्शन है माइकलसन एंड मॉर्ले एक्सपेरिमेंट. Question 17. A observer moved past a stationary electron on the earth's surface. His instrument measured option 1 electric field, option 2 magnetic field, option 3 both electric and magnetic field, option 4 none. तो करेक्ट ऑप्शन है both electric and magnetic field. Question 71. Relative to original photon, the photon that emerged from collision with electron has option 1 more energy, option 2 more wavelength, option 3 more frequency, option 4 more momentum. तो ये क्वेश्चन है कॉम्पटन स्कैटरिंग से. तो हमें पता है चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर MC मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos थीटा. जो फिटोन है, जो स्कैटर्ड फिटोन है, उसके पास वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जबकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उसके पास कम होती है. तो करेक्ट ऑप्शन है मोर वेवलेंथ. Question 72. Modern physical theory indicates that option 1 all particle exhibit wave behavior, option 2 only moving particle exhibit wave behavior, option 3 only charged particle have wave behavior, option 4 only uncharged particle have wave behavior. तो इसके मुताबिक जो मूविंग पार्टिकल है सिर्फ उनके पास है वेव बिहेवियर. तो ऑप्शन 2 करेक्ट है. Question 73. Total energy of atomic electron is option 1 less than 0, option 2 0, option 3 more than 0, option 4 all of these. जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एनर्जी है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्केयर. तो माइनस साइन शो कर रहा है कि जो एनर्जी है वो हमेशा 0 से कम होगी. तो करेक्ट ऑप्शन है लेस देन 0. Question 74. When beam of electron is used to determine position of object, greater accuracy is obtained if we use option 1 polarized, option 2 has short wavelength, option 3 have long wavelength.
जब भी पोजीशन को एक्यूरेटली मेयर करना है तो हमने शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ करनी है, और अगर हम लोग ने मोमेंटम में एक्यूरेंसी चाहते हैं तो लार्ज वेवलेंथ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 75, द एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट इज प्राइमरी डिपेंड अपॉन ऑप्शन 1 n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑप्शन 2 l एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑप्शन 3 m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऑप्शन 4 s स्पिन क्वांटम नंबर। तो एनर्जी है किसी भी स्टेट की वो डिपेंड करती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n स्क्वायर। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 76, an hydrogen atom is in ground state when its orbital electron is ऑप्शन 1 within the nucleus, ऑप्शन 2 escape from it, ऑप्शन 3 lowest energy level। करेक्ट ऑप्शन है जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन की उसको हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 77, द 2 इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम एटम, ऑप्शन 1 ऑक्यूपाई डिफरेंट शेल, ऑप्शन 2 हैव ऑपोजिट स्पिन, ऑप्शन 3 हैव डिफरेंट सबशन, ऑप्शन 4 पैरेलल स्पिन। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के वो ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही स्टेट में रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑपोजिट स्पिन। क्वेश्चन 78, देयर आर नो एक्सपेक्टेड लाइन एब्सेंट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शन 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 अल्कलाइन मेटल, ऑप्शन 3 इनर्ट गैसेज, ऑप्शन 4 हैलोजन। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्योंकि बोहर ने प्रिडिक्ट किया था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें कोई स्पेक्ट्रम लाइन नहीं है, लेकिन बाद में शो हुआ था कि उसमें और स्पेक्ट्रम लाइन्स है। क्वेश्चन 79, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर ऑप्शन 1 नॉन पोलर, ऑप्शन 2 पोलर, ऑप्शन 3 न्यूट्रल, ऑप्शन 4 कोवलेंट। तो जो वाटर है वो होता है H2O, जो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बने थे, मतलब जिसके अंदर सिमेट्री नहीं होती, एंटी सिमेट्री होते हैं, वो पोलर होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है वाटर इज एन पोलर। क्वेश्चन 18, a molecule whose charge distribution is not perfectly symmetrical is called dash molecules। ऑप्शन 1 पोलर, ऑप्शन 2 नॉन पोलर, ऑप्शन 3 ऑर्गेनिक, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोलाइट्स। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होती, मतलब एंटी सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कि वाटर। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उसमें स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जैसे कि क्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन है पोलर मॉलिक्यूल्स। Question 81, all of ion that pass through the electric and magnetic field without deflection have option 1 speed, option 2 mass, option 3 momentum, option 4 energy। जितने भी आयंस है, जो पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके पास स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है स्पीड। Question 82, relative to the mass question 82, relative to the sum of the mass of its constituent mass of nucleus is option 1 greater, option 2 smaller, option 3 same, option 4 smaller and greater। तो करेक्ट ऑप्शन है जो न्यूक्लियस है उसका मास हमेशा कम होगा। करेक्ट ऑप्शन है स्मॉलर। क्वेश्चन 83, ionization energy of atom relative to the binding energy of its nucleus is option 1 smaller, option 2 greater, option 3 same। तो जो ionization energy है वो हमेशा कम होगी। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 84, युकावा थ्योरी सजेस्ट that nuclear force arrive through the exchange of option 1 electron, option 2 neutron, option 3 meson, option 4 प्रोटॉन। करेक्ट ऑप्शन है जो युकावा थ्योरी थी ये न्यूक्लियर फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए थी।
तो जो इसमें एक्सचेंज पार्टिकल हो रहा था वो था मेसॉन। क्वेश्चन 85 टनल इफेक्ट इज पॉसिबल इन ऑप्शन 1 अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन 2 बीटा पार्टिकल, ऑप्शन 3 गैमा पार्टिकल। जो टनल इफेक्ट है वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल के लिए था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 86 न्यूक्लियस विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन डिके रेडियो एक्टिवली विद द एमिशन ऑफ ऑप्शन 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 3 प्रोटॉन, ऑप्शन 4 पॉजिट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। Question 87 one of elementary particle that never decay in free space. Option 1 hypron, option 2 proton, option 3 neutron, option 4 meson। जो प्रोटॉन है वो कभी भी फ्री स्पेस में डिके नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन है प्रोटॉन। क्वेश्चन 88 फर्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन। ऑप्शन 1 अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन 2 कंपाउंड न्यूक्लियस, ऑप्शन 3 मेसॉन। करेक्ट ऑप्शन है कंपाउंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन 89 अनस्टेबल पार्टिकल हैवियर देन प्रोटॉन इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 हाइप्रोन, ऑप्शन 2 के मेसॉन, ऑप्शन 3 लेप्टॉन, ऑप्शन 4 स्ट्रेंज पार्टिकल। जो लेप्टॉन है उनका मास जो है वो प्रोटॉन से कम है और के मेसॉन का भी मास प्रोटॉन से कम है। सिर्फ हाइप्रोन्स है वो अनस्टेबल भी है और इनका मास प्रोटॉन से ज़्यादा भी है। क्वेश्चन 19 द क्वांटिटी विच ऑलवेज नॉट कंजर्व्ड इन द डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ऑप्शन 1 इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन 4 लेप्टॉन नंबर, ऑप्शन 3 बैरियन नंबर, ऑप्शन 4 स्ट्रेंज नंबर। किसी भी पार्टिकल आइदर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिके, वीक डिके या स्ट्रॉन्ग डिके, उन तीनों में चार्ज, बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर ये तीनों चीज़ें कंजर्व्ड रहेगी तो वो रिएक्शन होगा। सिर्फ स्ट्रेंज नंबर है जो कि वीक में कंजर्व्ड नहीं रहता। करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंजनेस। Question 91 Grid is moved closer to cathode without changing anything. Amplification factor is option 1 increase, option 2 decrease, option 3 unchanged। जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो होता है ट्रांस कंडक्टेंस और मल्टीप्लाई बाय प्लेट रेजिस्टेंस। जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो हमारे पास होता है करंट ओवर वोल्टेज। जितना हम लोगों ने ग्रिड को कैथोड की तरफ लेकर जाना है तो जो प्लेट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितनी प्लेट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज। क्वेश्चन 92 ऑन मेकिंग द ग्रिड पोटेंशियल एक्सेसिवली नेगेटिव द प्लेट रेजिस्टेंस इज ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 इनफाइनाइट, ऑप्शन 3 सेम, ऑप्शन 4 नथिंग डिसाइड। जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है ट्रांस कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय प्लेट रेजिस्टेंस। अब जितना हम लोगों ने जो ग्रिड है उसको नेगेटिव बना देना है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड से रिपल करेंगे और रिपल करने से जो एनोड करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है जो प्लेट रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तो अब तो उसको नेगेटिव बना दिया है तो करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट बन जाएगी। जितना अगर हम लोग ग्रिड को नेगेटिव नहीं बनाते, लेस नेगेटिव बनाते हैं तो उतनी प्लेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्वेश्चन 93 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑप्शन 1 कांस्टेंट, ऑप्शन 2 नेगेटिव, ऑप्शन 3 पॉजिटिव, ऑप्शन 4 इनफाइनाइट। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है सेमीकंडक्टर का वो नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इन सब का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। क्वेश्चन 94 इन एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 इनफाइनाइट, ऑप्शन 3 इक्वल टू प्लेट रेजिस्टेंस, ऑप्शन 4 1।
जो हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज गेन है, वो हमारे पास होती है करंट गेन, इसे हम लोग बीटा कहते हैं, और लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। अब हम चाह रहे हैं कि हमें वोल्टेज गेन ज़्यादा मिले, तो वोल्टेज गेन उसी वक्त ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वोल्टेज गेन का लोड रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी वोल्टेज रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज गेन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट। क्वेश्चन 95, फॉर रेक्टिफाइंग वी यूज ऑप्शन 1 डायोड, ऑप्शन 2 चौक, ऑप्शन 3 ट्रांसफार्मर, ऑप्शन 4 कैपेसिटर। करेक्ट ऑप्शन है डायोड, क्योंकि जो रेक्टिफाइंग प्रोसेस है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए हम लोग डायोड यूज करते हैं। ऑप्शन 96, AC plate resistance of diode at saturation is option 1 0, option 2 infinite, option 3 depend on the potential, option 4 none। करेक्ट ऑप्शन है infinite। Question 97, LDR become essential when operation amplifier is used as option 1 inverter, option 2 calculator, option 3 night switch। जो LDR है वो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जब दिन के वक्त है तो इनकी रेजिस्टेंस जो होती है LDR की वो कम होती है, और रात के वक्त इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तब ये ग्लो करते हैं, तो ये नाइट स्विच के तौर पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 98, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट बेसिक ऑपरेशन, ऑप्शन 1 येस ऑपरेशन, ऑप्शन 2 नॉट ऑपरेशन, ऑप्शन 3 एंड ऑपरेशन, ऑप्शन 4 नॉर ऑपरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है येस ऑपरेशन, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन नहीं है। क्वेश्चन 99, आ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज ऑप्शन 1 PNP ट्रांजिस्टर, ऑप्शन 2 रिवर्स बायस PN जंक्शन, ऑप्शन 3 स्पेशली डिजाइन LED, ऑप्शन 4 फॉरवर्ड बायस डायोड। करेक्ट ऑप्शन है रिवर्स बायस PN जंक्शन। जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है वो रिवर्स बायस में काम करता है, और ये हम लोगों ने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है गैमा रेज को डिटेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 100, फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन प्रैक्टिकली ऑफर ऑप्शन 1 जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन 2 स्मॉल रेजिस्टेंस, ऑप्शन 3 वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन 4 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होती है।